हेलो गाइस, वेलकम बैक। इससे पहले हम 4 लेक्चर बना चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लास सेट का अफेयर्स एंड आईटीजी फाउंडेशन। पहले वाले लेक्चर में तो हमने इंडियन थॉट्स क्या कहते हैं मैटर के बारे में इसको ज़्यादा देखा था। वो शायद आपको न समझ में आए उतना, लेकिन जिन लोग समझना चाहते हैं प्लीज़ जाकर देखना। उसके बाद सेकंड पार्ट आया, उसके बाद फिर थर्ड में कुछ क्वेश्चंस किए, सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन किए थे। थर्ड तो मेनली लेख पर आधारित था, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर जो फोर्थ वीडियो आया उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर केमिकल के आधार पे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस में हम लोग और मिक्सचर में हम लोग 2 पार्ट में हम लोग केमिकली मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने, याद है आपको, ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में प्योर को आगे फिर से डिवाइड किया जा सकता है किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट को आगे जाके फिर से डिवाइड कर सकते हैं किसमें, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। तो क्लास 11 में भी जब आप पढ़ोगे ना तो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपके पास अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये इस तरह का नहीं, एक बड़ा सा चार्ट आता है, सो उसको प्लीज याद कर लेना। क्लास 11 में तो एक चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल करके, कि कैसे मेंडलीव ने एटॉमिक मास के आधार पर क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बनाया। लेकिन बाद में हेनरी मोसले ने एक्सरे पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने देखा कि उसने ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का। वहां से उसे पता चला कि अगर सारे एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करेंगे तो वो और अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो खैर मैं कहाँ पहुंच गया पीरियड टेबल पे। खैर मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि प्लीज पीरियड टेबल रखना, किसी दिन इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है किसी भी जेई के लिए, अगर आप सोचो तो जेई के लिए, और आप जानने की इच्छा रखते हो, जिज्ञासु हो, उसमें भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो अमूमन यहाँ पर मेटल में ही रख दिया, नॉन मेटल में ही रखा गया है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है जहां तक मुझे लगता है। चलो, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था। पीरियड टेबल कुछ ऐसा ही होता है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप कहते हैं। और ये जो हॉरिजेंटल कॉलम्स, हॉरिजेंटली जो होते हैं, इसे हम पीरियड कहते हैं। पीरियड्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 पीरियड, और ऐसे ग्रुप्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजेंटल कॉलम्स को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे पीरियड टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। मैं सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंत में। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा। तो ये जो दिख रहा है ये मेटल्स के श्रेणी में आते हैं। जितने यहाँ पर जो भी एलिमेंट है ये क्या होता है, मेटल्स में आते हैं। ये भी मेटल्स में है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब ये क्या हो गया, लेड हो गया, बाइस्मथ हो गया, पोलोनियम हो गया। और जो भी इस तरह से दिए हुए हैं क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स है कौन कौन, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बाकी इस तरह से जो कलर किए हुए हैं, जो शेड किए हुए हैं, मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी कोई मुझे बता सकता है एसबी का यहाँ पर क्या, सेलेनियम, टेलेरियम और एस्टेटाइन। खैर हम लोग आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग मेटल और नॉन मेटल को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खुद से डिफिनेशन भी लिख लेना मेटल नॉन मेटल का, देखते हैं कितना लोग करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी को, बस क्विक रिव्यू करेंगे मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज को, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं।
चलो, मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का अमूमन हाई होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम भी एक मेटल है, पोटेशियम भी एक मेटल है और मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक्सेप्शंस जो हैं प्लीज उनको पहले याद रखना है। यही कारण है कि मैंने एक्सेप्शंस को केवल लिखा है, मैंने ये नहीं यहाँ लिखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो मोनो होता ही है, मेन एक्सेप्शंस होते हैं और जेई वगैरह में एक्सेप्शंस थोड़ा ज्यादा ही पूछे जाते हैं। सो एक्सेप्शंस को याद रखना, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है न, ये जैसे कार्बन, कार्बन और क्या हो गया, ये ऐसा ही हो गया, सिलिकॉन है क्या ये, और ये बोरोन हो गया, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सभी नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। केवल इन्हीं तीनों नॉन मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, हमने स्टेट का बात तो नहीं किया। मेटल्स अमूमन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, किस पर, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर क्या कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हो, 1000 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस, बताना तो होगा ना। और रूम टेम्परेचर अमूमन कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, ऐसा होता है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, बताना। तो अमूमन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। देखो, मैं जानता हूँ इतना सारा एक्सेप्शन दे के आप थोड़ा डर जाओगे, लेकिन विश्वास करो, रोज अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आपको 11-12 में बहुत आगे भी, जब आप इंजीनियरिंग या और कहीं भी आप कुछ भी कहीं भी, हमेशा आपको काम देगा। ये मत सोचना कि इतना हाई है, क्योंकि कुछ ही तो प्रॉपर्टीज है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करना है, हार्डनेस डिस्कस करेंगे, डेंसिटी डिस्कस करेंगे, कंडक्टिविटी होगा, लस्चर होगा। तो हम स्टेट क्या होता है, मेटल अमूमन सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल अधिकतर गैसेस में होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है मेटल में, जैसे मरकरी। थर्मामीटर में किसका यूज होता है, मरकरी का। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मरकरी का क्यों यूज किया जाता है थर्मामीटर में, ऐसा क्या कारण है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट अभी में मरकरी क्या होता है, मरकरी एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और गैलियम भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि वो मेटल है। ऐसे होना चाहिए सॉलिड में, लेकिन हम लिक्विड में पाया था। और यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल अधिकतर गैसेस होते हैं, लेकिन कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं गाइस। देखो, इस पर क्वेश्चंस भी बनेंगे आगे। 1-2 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो ये सभी क्या में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इन लोग गैस में पाए जाते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड में पाए जाते हैं। और एक याद रखना, क्या है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। सॉरी, ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, गैस में पाया जाता। तो फिर एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटल तो गैस में ही होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ब्रोमीन मुझे उसका कलर बता सकते हो, रूम टेम्परेचर पे कैसा कलर होता है ब्रोमीन का, मेरे ख्याल से वायलेट होता है शायद। तो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन नॉन मेटल होने के बावजूद लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। गलती लिखा गया, पता नहीं यार इतना सारा गलती क्यों हो गया, सॉरी गाइस। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। होना तो ये चाहता है कि इसमें गैस में होना चाहिए था, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है। तो हमने स्टेट देख लिया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, इसमें हमने एक्सेप्शन भी कुछ देखा। अब आते हैं हार्डनेस पे। देखो,
हार्डनेस पे आते हैं, तो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वे हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, पहला सोडियम और दूसरा पोटेशियम। तो आप पढ़े भी होंगे कि पोटेशियम और सोडियम इतना सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू से काट सकते हैं। बस दो एक्सेप्शंस है, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, अधिकतर मेटल्स हार्ड होते हैं। और अधिकतर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल कहने का मतलब कि एक बार मारने पर वे टूट सकते हैं। ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल का कहने का मतलब कि एक बार मारने पर वे टूट जाएंगे, मतलब वे उतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, मेटल्स की तरह। तो लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, वो एक नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि डायमंड कार्बन से ही तो बना है। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से। होता क्या है, कोयले की खदानों में डायमंड मिलता है अधिकतर। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जितने जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वे लोग डिकम्पोज होते रहे, और सिंस वे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे तो उसमें कार्बन था, वे डिकम्पोज होते होते कोयला बन गए। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जमीन के अंदर होता है तो कोयला बन गया। अब कोयला को और ज्यादा टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोगे तो वो हीरा बन जाता है। तो हालांकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है, ये नहीं कि 10-20 साल में हो जाएगा या 30-40 साल में, बहुत ज्यादा समय लगता है। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल ही है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो ये एक्सेप्शन है। अधिकतर नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। इनफैक्ट अधिकतर नॉन मेटल गैसेस होते हैं, तो हार्ड कैसे होंगे, है ना। गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस को लिक्विड में लिक्विफाई भी कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हम डेंसिटी पे आते हैं। तो डेंसिटी, अधिकतर जो मेटल्स होते हैं उनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। तो इसमें बस 3 एक्सेप्शन है। और अधिकतर जो नॉन मेटल है उनका लो डेंसिटी होता है, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, डायमंड का डेंसिटी बहुत हाई होता है। आप ग्रेफाइट भी लिख सकते हो। कंडक्टिविटी, अधिकतर नॉन मेटल हीट और करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। जैसे यहाँ पर एक याद है बीआई को क्या पढ़ते हैं हम लोग, बीआई जो सिंबल है वो किस एलिमेंट का सिंबल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मुझे लगता है बाइस्मथ है इसका, बीआई। बाइस्मथ और टंगस्टन आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस 2 एक्सेप्शन है मेटल्स में। और नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होते ही हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट, गैस कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस इसमें 2 एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट और गैस कार्बन इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। होना तो चाहिए था कि ये लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, लेकिन है, ठीक है। लस्टर, अधिकतर जो मेटल है वो लस्टर है ना, चमकते हैं, है ना, शाइनी सरफेसेस लस्टर को कहते हैं। और अधिकतर नॉन मेटल क्या है, वो लस्टरस नहीं है, वो चमकते नहीं है। बस एक्सेप्शन है एक, कौन सा, आयोडीन। आयोडीन वो ग्रेफाइट है। आपके पेंसिल में जो दिख रहा है ना काला, जिसे आप लिखते हो, ग्रेफाइट ही है। तो एक्सेप्शन है केवल आयोडीन और ग्रेफाइट लस्टरस होते हैं। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये लस्टरस है। बस 2 एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, भार सहने की क्षमता, ऐसा है क्या, मतलब किसी वेट को सहने की क्षमता, ऐसा। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है मेटल का, और नॉन मेटल का लो होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है मेटल में, वो है जिंक। और नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी क्या कहते हैं कि शीट है, उसको पीट कर आप कितना शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और डक्टिलिटी क्या होता है कि उसको पीट कर आप कितना वायर में कन्वर्ट करने की क्षमता को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, वायर में कन्वर्ट करने की क्षमता को डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स का हाई मेलेबिलिटी होता है और हाई डक्टिलिटी होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जिंक। जिंक में ये प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, डिस्पाइट जिंक बीइंग अ मेटल। और नॉन मेटल जैसा कि आपको पता है जस्ट अपोजिट होगा अमूमन। तो
मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेलेबिलिटी एंड लो डक्टिलिटी, या फिर न के बराबर, नो मेलेबिलिटी एंड नो डक्टिलिटी। एक एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर नॉन मेटल होने के बावजूद भी मेलेबल है और डक्टाइल है। सोनोरस, सोनोरस कहने का मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कोई चीज आप उस पर हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल आयरन पे आप किसी चीज से मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस करता है। आयरन एक मेटल है, लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। ओकरेंस, कंबाइंड स्टेट में अधिकतर मेटल एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड करने का मतलब कि वो फ्री स्टेट में नहीं। जैसे कि आयरन की खदानों में जाओ, वो फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है। Fe2O3, Fe2O3 ये एक आयरन ओर है, बाद में इसको फैक्ट्री में भेजा जाएगा और वहां से इसका आयरन निकाला जाएगा। तो इसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट में पाया जाना, फ्री में नहीं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल है, ये फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 3 होते हैं। अधिकतर मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, क्योंकि ये देने की क्षमता, टेंडेंसी, इस पर प्लस चार्ज आने की क्षमता होती है, तो ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, वे दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंस सेल में जितने आउटर मोस्ट सेल में जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस शेल किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही तो वैलेंस शेल कहते हैं। तो 4 to 7, 4, 5, 6, 7 ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन मेटल के, क्योंकि इनको कुछ लेना है तो बस थोड़ा सा ही ये कुछ नॉन इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये इनर्ट बन जाएंगे। एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद भी हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 1 होता है। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूक्लियस घूमते रहता है। तो इसमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है, नहीं है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट है तो वो आउटर मोस्ट होगा। फॉर्मेशन ऑफ अधिकतर मेटल क्या फॉर्म करते हैं, कटायन फॉर्म करते हैं। और अधिकतर नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं, अनायन फॉर्म करते हैं। कटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि देने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई ना, इलेक्ट्रॉन घट गई तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नॉन मेटल है इस पर माइनस आ जाएगा, एनायन आएगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही होता है तो एनायन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बेसिक, अधिकतर जो मेटल है वो बेसिक या एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड कहने का मतलब कि जब भी किसी मेटल को आप जलाओगे ना तो वो बेसिक होता है। जैसे एफईओ, एफईओ क्या है, ये इसको आयरन ऑक्साइड कहेंगे, एफईओ, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आइदर ये बेसिक होते हैं या एम्फोटरिक। एम्फोटरिक उसको कहते हैं जो सर्कमस्टांसेस के अनुसार या तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा या बेस की तरह रिएक्ट करेगा। उसको ऐसे ऑक्साइड जो सर्कमस्टांसेस, जैसा सिचुएशन उसके अनुसार कभी एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं और कभी बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, तो उसे एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही इसका डिफिनेशन है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, ध्यान देना, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ नॉन मेटल के। जैसे कि SO2, SO2 सल्फर है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, अदर एसिडिक नेचर। इनफैक्ट NO2 जो एसिड रेन होता है वो इसी के कारण तो होता है, अधिकतर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। जो इंडस्ट्री से पोल्यूटेंट निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, वो जब ऊपर जाते हैं और वहां पर अब क्लाउड के जो पानी, जब वर्षा होती है तो उस वर्षा के पानी में घुल मिल जाते हैं। तो जब SO2 प्लस H2O होगा तो क्या बनाएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। यही तो एसिड रेन है, SO2 प्लस H2O, ये वर्षा का पानी। अब पानी का कहीं भी केमिकल फॉर्मूला दुनिया में कहीं भी ले लो, H2O ही तो होगा। ये क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, या H2SO3 जो भी बनाना होगा ये बनाएगा। तो ये काफी एसिडिक है, इस तरह का सब्सटेंस, या H2SO4 जो भी बनाना हो, इसको बैलेंस कर लेना। तो SO2NO2, सल्फर एक नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर है। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर है। तो अमूमन जो नॉन मेटल्स है उनके जो ऑक्साइड्स है वे एसिडिक नेचर होते हैं।
एसिडिक या न्यूट्रल नेचर, अधिकतर एसिडिक या न्यूट्रल नेचर। लेकिन मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो या तो बेसिक नेचर के होते हैं या एम्फोटेरिक नेचर के। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है AuPT, यानी गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट ही नहीं शायद करते मेरे ख्याल से, उनका ऑक्साइड ही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। रिएक्शन विथ एसिड एंड वाटर, तो जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड और वाटर से तो वे अधिकतर क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। और ये रिएक्ट करते हैं, मेटल्स क्या एसिड और वाटर से रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और रिएक्ट कर ये अधिकतर बार हाइड्रोजन गैस देते हैं। और क्या करते हैं मेटल उसमें रिएक्ट करके, रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एज वेल एज फ्रॉम वाटर। वाटर के हाइड्रोजन को, या जो जिस एसिड से वे रिएक्ट कर रहे हैं उसके हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और क्या नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर और एसिड से? लगभग नहीं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब आते हैं मेटोलॉइड्स पे। मेटोलॉइड्स मैंने कहा था ना, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट कहना सही होगा, क्योंकि एलिमेंट का ही तो हमने क्लासिफिकेशन किया था मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स के रूप में। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हो, शो करते हो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सेलेनियम, टेलुरियम, ये क्या है, मेटोलॉइड्स के एग्जाम्पल है। अब वल्कनाइजेशन क्या होता है? अब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी मेटोलॉइड्स, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। जर्मेनियम है, इसमें जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ दिया गया है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को यहाँ दिया गया है। आर्सेनिक, ये सब मेटोलॉइड्स हैं। और इसमें क्या मेटालिक प्रॉपर्टी पाया था, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, तो आप अपने बुक में देख लेना, पीयरसन आईटीजे फाउंडेशन है। वल्कनाइजेशन जो नेचुरल रबर मिलता है वो काफी सॉफ्ट होता है, उसमें हम लोग सल्फर मिलाते हैं और भी कई चीज मिलाते हैं। लेकिन वल्कनाइजेशन क्या होता है, रेफर्स टू अ रेंज ऑफ प्रोसेस फॉर हार्डनिंग रबर को हार्ड करना। जो गाड़ी के जो चक्के होते हैं वो नेचुरल रबर में हम लोग सल्फर वगैरह मिलाते हैं, तो वल्कनाइजेशन मेनली सल्फर से रिलेटेड है। रबर में हम लोग नेचुरल रबर में सल्फर मिलाते हैं और भी कई केमिकल्स मिलाते हैं जिससे कि वो रबर क्या हो, हार्ड हो और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए उसको प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर बताना जरूरी था, क्योंकि मेटल, नॉन मेटल, ये चीज बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग मिलेंगे मिक्सचर को लेकर। मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कितने मिक्सचर्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, चैनल को चेकआउट करो, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, सब्सक्राइब करो चैनल को। और थैंक यू अगेन सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।